किसी भी गोल को अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया, खासकर अगर हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम की इस वीडियो के आधार पर, तो आपने जब उस चीज को अपने दिमाग में रख लिया तो इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप अब इसके पीछे हट नहीं सकते। आपको अपनी तैयारी उस लगन के साथ करनी है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप करना नहीं चाहते या फिर आप कर नहीं सकते। प्रॉब्लम यहां आती है कि आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस और किस प्रकार से आपको इस एग्जाम को निकालना है यह कोई बताने वाला नहीं होता है, जो कि हर जगह हर पल आपको समझाए बुझाए कि जहां आप अगर गलतियां कर रहे हैं तो आपके उस गलती को एहसास आपको दिलाए और आने वाले वक्त में आपके एग्जाम को निकालने में एक सही डायरेक्शन में आपको को लेकर के चले। इन शॉर्ट, आपके जीवन में सारथी की कमी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर 72वीं बीपीएससी न्यू ईयर रिजोल्यूशन आप में से बहुत सारे लोगों ने तो लिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक नोटिफिकेशन का क्या, कितनी सीट्स आने वाली है, क्या प्रीलिम्स का डेट होने वाला है और क्या इस बार का आपका मास्टर प्लान होने वाला है? क्या इन सारी जानकारियों को आपके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आइए जरा हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि कोई बच्चा अगर नोटबुक लेकर के बैठा और जो जो चीज मैं उसको बता रहा हूं उसको अगर फॉलो करने लगा तो आप देखिएगा अगले 6 महीने के अंतर्गत आपके अंदर क्या जबरदस्त बदलाव आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले इस पहलू को। तो सबसे पहली बात कि 71st बीपीएससी न्यू ईयर रिजोल्यूशन, अगर हम लोग बात करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन की, तो हमेशा जो साल का पहला हफ्ता या पहला 10 दिन जो होता है वो हमेशा अपने आप से हम लोग कुछ ना कुछ वादा करते हैं, और साल का आखिरी जो 10 दिन होता है, जैसे कि अभी के केस में अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 2025 का जो लास्ट 10 डेज रहा होगा वो हमेशा आपसे प्रश्न पूछता है कि जो तुमने वादा जनवरी 2025 में किया था, क्या तुम उस वादे को पूरा कर पा रहे हो? उत्तर है नहीं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और जनवरी 2026 में हम आ चुके हैं और इस साल आपने अपने आप से फिर से कुछ ना कुछ वादा किया है, और कुछ ना कुछ वादा किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 90% जो हमारे व्यूअर्स हैं वह 72nd बीपीएससी को क्लियर करने के लिए इस वीडियो के पास आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरे भाई, इस रिजोल्यूशन को अगर आपने लिया, माइंडसेट से अगर आपने इसको ठान लिया, तो आप अब पीछे नहीं मुड़ सकते। मेन प्रॉब्लम यहां नहीं होती है कि आप करना नहीं चाहते, क्योंकि हमको पता है कि आप करना चाहते हैं या आप कर नहीं सकते। यह भी मेन प्रॉब्लम नहीं है, कर नहीं सकते यह भी मेन प्रॉब्लम नहीं है, और आप करना नहीं चाहते यह भी मेन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको जो है यहां पे सही मार्गदर्शन नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो सबसे पहले तो हम इस एक एक पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि आखिर 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। उसके लिए हमको जानना होगा कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आया। तो आपको पता होगा 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन सुगबुगाहट ऐसे ही थी चर्चाओं में। पिछले बार भी मैंने वीडियो बनाया और बताया आप लोगों को कि जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो पहले अगस्त के महीने में शेड्यूल किया गया था और सिर्फ आपको 2 महीने का मौका मिला, और थोड़ा एक्सटेंड आगे कर दिया गया सितंबर में, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का मौका मिला। नोटिफिकेशन के बाद 2-2.5 महीने, मोटा मोटी 2.5 पौने 3 महीने का मौका मिला। तो इस बार भी मान के चलिए आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका कब आ जाएगा, तो ये आपका नोटिफिकेशन मान के चलिए कि मार्च से सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, और अप्रैल और मई में आपका जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को नजर आ जाएगा। अब इसके पीछे का क्या तथ्य है, आप किस आधार पे बता रहे हैं, और कितनी सीटें रहेंगी? तो सीटें मेरे भाई, इस बार सीटें अगर हम लोग बात करते हैं इस बार, तो 1000+ आपके समक्ष रहने वाली है। बोलिएगा सर क्या तथ्य है 1000+ रखने का? पहला तथ्य ये आप देख रहे हैं, इसको देखिए, 14/2025, मतलब इस पे है आपका 14 तारीख 2025। देखिए
यहां पे एक सरकारी नोटिफिकेशन है जिसमें सहकारिता विभाग, जो कि सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर बहाली की संभावना है, जिसमें से 537 जो पद है ये बीपीएससी द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा बीपीआरओ और आरओ पद पर 250 जो है यह सीट आपको नजर आएगी और 72वीं बीपीएससी में 1000+ सीट पद के संभावित है। क्या इसके पीछे का लॉजिक? तो लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर। यह देखिए 25/11/2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिस अधिसूचना के तहत हम देख सकते हैं कि टोटल 217 ऐसे आरओ हैं जिन आरओ को प्रमोट करके क्या किया गया, तो सीओ बनाया गया। तो जब आरओ जो है प्रमोट होकर सीओ बना तो स्वाभाविक सी बात है कि आरओ की सीट जो है ये क्या होगी, वैकेंट हो जाएगी। और आरओ की सीट जब वैकेंट हो गई तो उसका बहाली होगा। तो इसी आधार पर कुल मिला जुला करके 72वीं बीपीएससी में भी 1000+ सीट जो है यह आपके आने की संभावना है और इतनी सीट आपको देखने को नजर आएगी। अब बोलिएगा कि सर हम कैसे ऐसे माने? तो पिछले बार भी मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाए थे 71st बीपीएससी के लिए। आप बोले सर आपको कहां पता चलता है? तो मेरे भाई, अधिकारियों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे अधिकारी बनते हैं और वो जाते हैं और हमारा काम है आपको सही सूचना पहुंचाना और हमें जानकारियां वहां से मिलती है। हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे स्टूडेंट्स वो अधिकारी बने हैं, गए हैं। आप बोलेगा सर आप क्यों नहीं बन पाए? आई एक्सेप्ट, गलतियां कुछ हुई और हम चाहते हैं वो गलतियां आप ना करें और अधिकारी बन जाते तो थोड़ी आप लोग को ऐसे पढ़ा पाते। कई लोग कमेंट करेगा खुद तो बन नहीं पाया, आ गया हम लोग को बनाने। हां मेरे भाई, नहीं बन पाए, आई एक्सेप्ट, नहीं बन पाए, कुछ कमियां रही हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, जो सफल इंसान जितना आपको नहीं सिखा सकता उतना असफल इंसान सिखा सकता है कि क्या कमी मुझ में रही थी जिस कारण से आज मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं मास्टर बन करके। नहीं तो होता अभी किसी जिले का एसपी तक तो पहुंच ही गया रहता। खैर छोड़िए उन बातों को। लोग कहते हैं, गरियाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं वो बच्चे सुनिए। देखिए 21 मार्च 2025 को मैंने वीडियो डाला था कि 1500 वैकेंसी आने वाली है। कई लोगों ने इस पे भी कमेंट किया, कमेंटवीर लोगों ने, लेकिन आ गई। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए, यहां पे भी मैंने डाला था इसी प्रकार से, आप देख सकते हैं यहां पे भी मैंने डाला था इसी प्रकार से। ये देखिए 15 जुलाई को और आ गया कुछ ही दिन के बाद। तो अब होगी इतनी सीट, परीक्षा इसी दिन हो गई 10, यानी कि इस टाइप की चीजें अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस डाला था और वो आ गया। अब आखिर हम बात करते हैं कि आखिर प्रीलिम्स का डेट जो है वो कब तक होगा। तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है अनऑफिशियल जो हमारा है, जो कैलेंडर है उसके हिसाब से, कि आपका अगर हम बात करते हैं कि प्रीलिम एग्जाम जो है ये सितंबर 2026 में होगा। नोटिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका मार्च से अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा और सितंबर 2026, जिसके लिए 30 सितंबर एक डेट को फिक्स कर दिया गया था। बोलेगा सर पिछले बार क्यों नहीं हुआ 30 सितंबर को, क्योंकि चुनाव था, ये आपके फिक्स कर दिया गया था, तो आपका इसी समय होगा। मेंस एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड कब है? तो जनवरी-फरवरी 2027 को आपका मेंस एग्जाम जो है वो होगा 72nd बीपीएससी का। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हम लोग हमारे इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाई वी फेल, आखिर क्यों हम सही मार्गदर्शन को नहीं चुन पाते हैं, क्या कारण है हमारा। मैंने फिर से बताया, उस चीज को रिपीट करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, आप कर नहीं सकते। आपको मार्गदर्शन की या मार्गदर्शक की या जो आपको मार्गदर्शन दे उसकी कमी है, एक सारथी की कमी है। तो सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स जो हम एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये कि डाउनलोड पीडीएफ ऑफ एवरी कोचिंग, हर कोचिंग संस्था का पीडीएफ हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, हर कोचिंग संस्था का। फॉलो एवरी स्ट्रैटेजी वीडियो। आप अगर आदित्य सर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो आदित्य सर के ऊपर भरोसा कीजिए, इधर उधर मत जाइए। सब्जी मंडी नहीं है कि आलू यहां पे दे दिया 20 रुपए किलो, वहां 15 रुपए किलो, तो वहां जाके ले लेते हैं। भरोसा किए हैं, ट्रस्ट किए हैं तो ट्रस्ट कीजिए और चुन करके भरोसा कीजिए। आपको लगे कि ये इंसान है, ये जेन्युइन इंसान है, जो जेन्युइनिटी से हमको बता रहा है, समझा रहा है, इसके पढ़ाने का तरीका सही है, अच्छे से रिसर्च करके भरोसा कीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार भरोसा कर दिया तो भरोसा कीजिए। हर स्ट्रैटेजी वीडियो को मत देखिए,
ऐसा नहीं कि 10 दिन हिस्ट्री देख लिए, 5 दिन पॉलिटी देख लिए, फिर ब्लैंक हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। आप हमेशा सुनते होंगे कि सिविल सर्विस एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम तेज बच्चों का नहीं होता है, मेहनती बच्चों का होता है। कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम मेहनती बच्चों का होता है। तेज बच्चों का आईटी मेडिकल होता है, क्योंकि वहां पे सिलेबस कम होता है या सिलेबस ज्यादा है। वहां पढ़ना क्या है पता है, यहां पे क्या नहीं पढ़ना वो पता होना चाहिए। सिलेबस इनकम्प्लीट हम लोग करते हैं, और यही कॉमन मिस्टेक जो हम लोग बार बार करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा है? आप में से कितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं, कि जिन्होंने करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते हैं? बहुत कम। आपको क्या लगता है, अगर सिलेबस में इकोनॉमिक्स दिया, हर कोई बोल दिया कि प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स का 5 नंबर आता है, नहीं पढ़ो, तो आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे? मेंस का क्या? पॉलिटी का 10 क्वेश्चन आता, प्रीलिम्स में मत पढ़ो, मेंस का क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में आता ही नहीं है, नहीं पढ़ो, मेंस का क्या? कभी सोचा है आपने? तो ऐसे लोगों से दूर रहें। सिलेबस में दिया है मतलब उसको पढ़ना है, इनकम्प्लीट सिलेबस कभी मत छोड़ें। ये कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, सिलेबस को इनकम्प्लीट, हर पीडीएफ को डाउनलोड, एवरी स्ट्रेटजी वीडियो को फॉलो, और 10 डे हिस्ट्री, 10 डे पॉलिटी, और फिर उसके बाद हम लोग हो जाते हैं ब्लैंक। दूसरा मिस्टेक जो हम करते हैं मेरे भाई, ओनली फोकस प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स फोकस हम लोग पढ़ाई करते हैं। यानी कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पॉलिटी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल वार्टिकल याद कर लिए, हो गया पॉलिटी। समझे मेरी बातों को? हम लोग आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर देते हैं, ज्योग्राफी को इग्नोर कर देते हैं, बिहार स्पेशल को इग्नोर कर देते हैं, और मेंस को फॉर ग्रांट लेते हैं, जिस कारण से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और आजकल के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, वो भी वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो पूरा अच्छे से तैयारी किए हैं, जो बच्चे मेन सेंट्रिक तैयारी किए हैं। साथ ही साथ सिलेक्शन आपको मेंस ही दिलाता है। प्रीलिम्स में आप किसी तरह घीस तरीके कर जाएंगे, फिर से वापस जो आपका एक विस्कस साइकिल उसमें फंस जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला। तो हमेशा इस चीज को इंश्योर करना है कि आपका कॉन्सेप्ट प्लस राइटिंग, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और मेंस जो है, मेंस रेडी माइंडसेट आपको शुरू से और स्टार्टिंग से आपको इस अप्रोच के साथ बढ़ते हुए चलना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम की, तो ये 3 स्टेज का एग्जाम होता है। पहला कहलाता है प्रीलिम्स, दूसरा कहलाता है मेंस, तीसरा कहलाता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स इज जस्ट लाइक अ डोर, वो सिर्फ छटाई का काम होता है। प्रीलिम्स आपके एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको छांटने के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का काम है छांटना। सिविल सर्विस का एग्जाम होता है मेंस, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाता है। प्रीलिम्स में आप कितना भी अच्छा स्कोर करें, डजंट मैटर, लेकिन हां, इतना जरूर आपके पास नॉलेज बेस होना चाहिए कि आप अच्छा स्कोर करें, और तभी होगा जब आप कंप्लीट तैयारी करें मेन सेंट्रिक, तब आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। और इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, और मेंस का 900 नंबर और इंटरव्यू का 120 नंबर मिलाकर के 1020 नंबर में आपका सिलेक्शन होता है। तो हमेशा जो हमको तैयारी जो है एकदम, अगर हमको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा, आप में से कभी आपने सोचा है कि आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं? पूछिए अपने आप से। तो आपको हमेशा अपनी तैयारी जो है, अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट है तो बीपीएससी एग्जाम की करनी चाहिए, ना कि बीपीएससी प्रीलिम्स की। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि यह वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको इस वीडियो में और क्या क्या आपको मिलने वाला आने वाले वक्त में, ये तो मैंने आपको बताया कि ये चीजें हम गलती करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको एक डेली रूटीन आइडिया, कि रोज का आपको किस प्रकार से आपको अपने रूटीन को फॉलो अप करना है, किस प्रकार से आपका एक सिस्टम एनालिसिस होगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का जो आपका रास्ता है, इस रास्ते में किस प्रकार से मदद होगा, सब्जेक्ट ऑर्डर प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए, क्या आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़े, कौन सब्जेक्ट को बाद में पढ़े। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटी पकड़े हुए हैं उसी को पकड़े हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दिए। टेस्ट और रिवीजन का क्या प्लान आपका होना चाहिए, और जीएस2 में कौन सा ऐसा पोर्शन है, यानी कि मेंस का कौन सा ऐसा पोर्शन है, जीएस2 का कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। उन सारे पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक टॉपिक से 3 आउटपुट निकालें। क्या है मतलब इसका कि एक टॉपिक से 3 आउटपुट निकालना?
जैसे लेट अस सपोज कि आपने पढ़ा, मान के चलिए कि आपने पढ़ा एक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आपने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद आपको पहला आउटपुट निकालना है कि एक पेज का आपको नोट्स बनाना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 15-20 एमसीक्यू करने हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड देखना है कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं और उस मेंस के आंसर को लिखना है। मतलब एक टॉपिक से पढ़ करके यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एक हैंडी नोट्स हो, उससे आप 15-20 एमसीक्यू कर लें और साथ ही साथ उस टॉपिक से आपका मेंस आंसर राइटिंग भी अच्छे से हो। इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करते हैं कि फेज 1 यानी कि जब भी हम लोग तैयारी में आते हैं तो हमको हमारी तैयारी को 3 कैटेगरी में बांटना होता है। पहला फेज होता है जिसमें अपने फाउंडेशन को बेहतर करते हैं। फाउंडेशन को बेहतर करना मतलब क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फेज होता है जिसमें हम हमारे मेंस फोकस को इंटीग्रेटेड करते हैं, मेंस फोकस को बेहतर करते हैं। और तीसरा फेज होता है जिसमें टेस्ट और रिवीजन हम लगाते हैं। और इस 3 फेज के साथ जब हम चलते हैं तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग सिलेक्शन के द्वार पे या सिलेक्शन के पास जो है पहुंचते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करते हैं कि आखिर फेज 1 क्या होता है, क्या है फेज 1? हर बच्चा बोलता है फेज 1, फेज 1 आखिर है क्या? तो फेज 1 में सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो है एनसीईआरटी लेवल क्लियरिटी। अब एनसीईआरटी लेवल क्लियरिटी मतलब क्या हुआ? एनसीईआरटी पढ़ना, पढ़ते रह जाओगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। आज तक आपने सोचा एनसीईआरटी को पढ़ना, क्या कंप्लीट कर पाए? पूछिए अपने आप से, नहीं कर पाए होंगे। हर मास्टर बोल देता है 6 to 12 एनसीईआरटी कर लो, चाहे 6 to 10 एनसीईआरटी कर लो। क्या कंप्लीट हो पाया? नहीं हो पाया। वो मास्टर खुद नहीं पढ़ा होगा 6 to 12 एनसीईआरटी, नहीं पढ़ता है, सच्चाई है। हम लोग भी बोल देते हैं हम लोग भी पूरा अच्छे से नहीं पढ़े हैं। एक कही एक चीज तो नहीं, क्योंकि वो एकेडमिक्स के लिए है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी अप्रोच से। तो क्या है एनसीईआरटी लेवल क्लियरिटी? तो जैसे देखिए एनसीईआरटी जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी क्लास 6 के हिसाब से बनी है, राइट? क्लास 6 का ज्योग्राफी उसके हिसाब से, तो उसमें क्लास 6 के हिसाब से एक ही चीज को क्लियर दिया है। तो आप जब एनसीईआरटी को पढ़िए नहीं, आप एनसीईआरटी लेवल का एक क्लियरिटी लाइए, एक फाउंडेशन बनाइए। समझ रहे? एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन कई लोग रंग रहा है, कर रहा है, उससे नहीं कुछ होगा। आपको एक एज उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। खासकर 4 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब बोलेगा साइंस क्यों नहीं? तो मेरे भाई साइंस के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे जनरल साइंस का आप एनसीईआरटी को नोट्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो साइंस का जो एनसीईआरटी थोड़ा ज्यादा वास्ट है। अब बोलेगा सर वास्ट है, क्वेश्चन तो बनता है। मेरे भाई आपका जितना काम वहां से होगा ना, एनसीईआरटी नोट्स आता है मार्केट में, बहुत सारा संस्था का, बहुत सारे कंपनी, हम लोग का भी आता है, आप ले लीजिएगा एनसीईआरटी नोट्स साइंस का, उससे आपको कीजिए। बिहार स्पेशल में एक किताब रखिए। अभी आप लोग के लिए 10 बजे हम मॉक चला रहे हैं बिहार स्पेशल का, देखिए क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। एक कोई रेफरेंस रखिए बिहार स्पेशल का किताब। हर रोज आप इस चीज को इंश्योर कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट और आप जो है उसका शॉर्ट नोट्स बना पा रहे हैं। हम आपको बताएं एक टॉपिक से 3 आउटपुट, शॉर्ट नोट्स, 15-20 एमसीक्यू और मेन सेंट्रिक। और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग तभी होगा जब आपका मेंस जो है वो आपका स्ट्रांग होगा। और मेंस जब आपको इजी लगने लगेगा, आंसर से आप भागिएगा नहीं, आंसर लिखने से भागिएगा नहीं, आपका फाउंडेशन जो है स्वाभाविक सी बात है बेहतर होने लगता है। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑर्डर की बात अगर हम करते, देखिए अब आपको बता रहे हैं, देखिए ऐसे तो सब्जेक्ट ऑर्डर होता है सबसे पहले पॉलिटी, 2 नंबर पे हम आते हैं जनरल साइंस को पढ़ते हुए चलना। ये ऑर्डर मतलब ये नहीं हुआ कि इसको इग्नोर करना है, समझिएगा ध्यान से, हम लॉजिक एक बता रहे हैं। पॉलिटी और इकोनॉमी को आपको पहले इसलिए करने को हम बोल रहे हैं क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी को जब आप कीजिएगा अच्छे से तो आप क्या कर पाएंगे, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ पाएंगे, करंट अफेयर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए, तो आपको उसमें ज्यादातर टर्मिनोलॉजी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के मिलते। तो पॉलिटी इकोनॉमिक्स आपका बेहतर होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो एक बेसिक चीज जो है आप पॉलिटी इकोनॉमी का कर लीजिए और साथ ही साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कीजिए। उसके बाद उसी के साथ साथ जनरल साइंस को इग्नोर मत कीजिए। जनरल साइंस को काफी बच्चे इग्नोर करते हैं और लास्ट में गड़बड़ हो जाता है मामला, उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे और ज्योग्राफी के साथ साथ बिहार वाला सेगमेंट भी करेंगे। फिर करंट अफेयर्स और बिहार स्कीम। ऐसा नहीं करंट अफेयर्स को आखिरी में पढ़ना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना है जस्ट बिकॉज, ताकि आप उसको कनेक्ट कर सके करंट अफेयर्स में। तो देयर इज नथिंग लाइक कोई ऑर्डर हो,
पहले हम आपको पॉलिटी इकोनॉमी बोले ताकि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर रोज आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ हिस्ट्री और साइंस शुरू कीजिए, फिर ज्योग्राफी पे आइए, फिर ज्योग्राफी पे आइए, और फिर उसके बाद आपका जो है एक फाउंडेशन जो है धीरे धीरे तैयार होने लगा। करंट से रिलेट कीजिए, बिहार स्कीम से उसको रिलेट कीजिए, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलिए प्रीलिम्स और मेंस का। समझ रहे हैं, ये एक तरीका होता है जिससे आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो प्रीलिम्स में दो तीन चीजों को हम लोग को ख्याल रखना होता है। एक्यूरेसी, अमूमन जो है निगेटिव मार्किंग है। कितना निगेटिव मार्किंग है? तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। और ये 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होने का मतलब यह हुआ कि आपको अपनी एक्यूरेसी को बरकरार रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसको कीजिए, तुक्का बाजी मत कीजिए, और पहले श्योर कीजिए। श्योर क्वेश्चन जो आपके आते हैं उसको कर लीजिए, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाइए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास 80 क्वेश्चन ऐसे हो, यानी कि लगभग आप 60 लगभग हम कह सकते हैं कि जैसे 75 क्वेश्चन क्या हुआ, तो 75 नंबर क्या हुआ, तो 75 नंबर की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो 75 नंबर क्या होता है, तो 75 नंबर हुआ 50%। तो मान के चले कि आपको एटलीस्ट इंश्योर करना है कि 60% तक क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए शॉर्ट। फिर 10-15 क्वेश्चन में एलिमिनेशन कीजिए। नेगेटिव मार्किंग होता है तो उससे बचने के लिए यही है कि अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए, और प्रीलिम्स को इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए, इट इज अ गेट कीपर नॉट अ फाइनल। और लास्ट 30 डेज में एक और चीज आपको प्रीलिम्स का बता देते हैं, आखिरी 30 डेज में आपको क्या करना है। ये सब हालांकि हम लोग हमारे पेड कोर्स में देते हैं, बट फिर भी आप लोग को हम बता देते हैं कि लास्ट 30 डेज में क्या करना होता है। तो जैसे मान के चलिए कि लास्ट 30 डेज में आप अपना एक नोटबुक बनाए। ये नोटबुक क्या होगा, तो नोटबुक जो है आपका मिस्टेक नोटबुक होगा। इसमें जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है उसको आप लिखेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कहां गलत कर रहे हैं, और लास्ट के आप जो 30 डेज में जो आपका ये रहेगा, और लास्ट के 1-2 दिन जो बचेगा उसको आप इसी को रिवाइज कीजिए। देखिए आपका 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको आएगा जितना आता है। तो एक तरीका होता है जिसको मिस्टेक नोटबुक कहते हैं, और अभी से बनाइए। जो टॉपिक आपका मिस्टेक हो रहा है उसका एक मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप बार बार अटक रहे 2-3-4 मॉक के बाद भी, उस टॉपिक का एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए। इसके बाद मेंस आंसर राइटिंग टेम्पलेट को बनाने का एक तरीका होता है कि आप सबको पता है कि इंट्रो होगा जिसको बैकग्राउंड कहते हैं, फिर बॉडी हेडिंग होगा, फिर बिहार लिंक, उसको बिहार के एग्जांपल से लिंक करना होता है, फिर कंक्लूजन वे फॉरवर्ड। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको बिहार सेंट्रिक अप्रोच आना चाहिए, उसका करंट अफेयर्स अप्रोच आना चाहिए, और जब आप उसके इस फाउंडेशन को जो मैंने अभी आपको बताया इसको जब आप कवर अप करते हैं तो ये सारी चीजें आपके अंदर जो है कवर अप हो जाती है। हमेशा इस चीज को श्योर करना है कि सिंपल डेली रूटीन आपको क्या करना है। अगर रूटीन की बात करें तो जैसे मेरा प्रेफरेंस रहता है अर्ली मॉर्निंग से शुरू करना, बाकी आपका प्रेफरेंस है अर्ली मॉर्निंग ज्यादा बेहतर होता है। अर्ली मॉर्निंग की बात करते हैं तो सुबह सुबह उठ के जो टफ सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए मुझे जो टफ लगते थे, जैसे मुझे हिस्ट्री लगता था थोड़ा टफ, ज्योग्राफी मुझे आसान लगता था, इकोनॉमी आसान लगता था। आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट जो आसान हो सकता है, साइंस हो सकता है आपके लिए टफ, तो इसको क्या कीजिए, मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट को कीजिए, 2-3 घंटे का सिटिंग आवर कीजिए। अगर आप ड्यूटी वाले हैं, जॉब वाले हैं, जल्दी उठिए। आफ्टरनून में एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, और शाम में उसी टॉपिक का मेंस आंसर राइटिंग लिखिए, और रात को रिवीजन के लिए रखिए। और रिवीजन के लिए रखने का मतलब क्या हुआ कि रात को जब आप रिवीजन कर रखें और सोने से पहले 5 मिनट का एक मेडिटेशन कीजिए और सोचिए कि आज आपने क्या नया सीखा। सोने समय बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेडिटेशन करके लेटे हुए हैं, आंख बंद है, सोच रहे कि आज आपने क्या नया सीखा, क्या नया लिखा, क्या रिवाइज किया। अगर इस 3 में से क्या नया सीखा, क्या नया लिखा, क्या नया रिवाइज किया, अगर इस 3 में से कोई भी एक में कमी रह रही है, आगे अपने टारगेट को बढ़ाइए और बेहतर तरीके से। इससे क्या होगा, आप सेल्फ एवेल्युएट भी चीजों को कर पाएंगे। साथ ही साथ मेरे भाई एक रिवीजन रूल्स है 1-3-7-15-30, यानी कि 1-3-7-15-30, यानी कि पहला दिन जब आप किसी चीज को पढ़िए एक क्विक रिकैप कीजिए, 3 दिन के बाद उसका शॉर्ट रिवीजन कीजिए, 7 दिन के बाद उसी टॉपिक को कंटिन्यूअस होना चाहिए, रोज 1 घंटा रिवीजन कर रखिए, 7 दिन के बाद उसी टॉपिक का डिटेल रिवीजन कीजिए, और अगले दिन पढ़े तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। 15 दिन के बाद एक फाइनल टच दीजिए उस टॉपिक को, और 30 दिन के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन लगाइए कि आपको याद है या नहीं है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो टॉपिक रह जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि GS2, हमारे बीपीएससी मेंस में GS1 GS2 ऐसे होता है। एनसीईआरटी जब आप करेंगे तो एग्जाम्पल आपको ऐसे का नजर आएगा। GS2 कैसे गेम चेंजर है बीपीएससी एग्जाम में,
तो मेरे भाई GS2 एक गेम चेंजर है बीपीएससी एग्जाम में। कैसे गेम चेंजर बीपीएससी एग्जाम में? तो देखिए, GS2 पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ज्योग्राफी इकोनॉमी, सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हम लोग जो हमारे पेड कोर्स है उसमें एक वर्कबुक देते हैं, जो वर्कबुक आपके समक्ष होता है, माइंड मैप होता है, रिवीजन वर्कबुक होता है, क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चन को देख के आंसर होगा, उसका मॉडल आंसर होगा, उसका माइंड मैप होगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, बिहार सेंट्रिक पॉइंट होंगे, ये सब कुछ हमारे पेड बैच में देते हैं। तो इस टाइप का आपको यूपीएससी में मिलता है जीएस का, लेकिन हम लोग बीपीएससी में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। और GS2 जो कि 300 नंबर का होता है, इसी में बच्चा को सिलेक्शन होता है, क्योंकि 300 जो आपका GS1 होता है तो सबका ठीक हो जाता है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको थोड़ा मेहनत करने का जरूरत होता है। वीकली टेस्ट प्लान कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि हर संडे को आप एक प्रीलिम्स का वीकली टेस्ट प्लान कीजिए, और मेंस का हर थर्सडे को आप एक क्या कीजिए, तो वीकली टेस्ट एक दिन जो है मेंस का आप प्लान कीजिए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को सही मार्गदर्शन पे, सही जगह पे, सही चीजों के हिसाब से आप आगे बढ़ाते हुए लेके चल सकते हैं। अब मेरे भाई आपको बताते चलें कि अब ये सब कुछ अगर आप खुद से कर रहे हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है, और ये सब कुछ हम दे रहे हैं हमारे बैचेज में। देखिए आप 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास हम देते हैं, जिसमें हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किए हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ 2 महीने का एग्जाम से पहले डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, साथ ही साथ एक लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, और आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी क्लैरिटी लाने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स इसमें हम देते हैं। 7 किताबों का सेट, और आपके मेंस को मजबूत करने के लिए मेरे भाई, आपके मेंस को मजबूत करने के लिए डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि स्टडी आईक्यू पटना में मौजूद है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, और साथ ही साथ इंडिविजुअल मेंटरशिप और 5100 एमसीक्यू, ताकि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहे। मेरे भाई इसके अलावा ये जो किताब है, इस किताब का सेट तो हम आपको इसमें देते ही देते हैं। अगर आप चाहे हमारे इस कोर्स में इनरोल होना, तो आप कैसे इनरोल होंगे हम आपको बता देते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, सब कुछ हम देते हैं। ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहां पे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे बिहार, और बिहार में देखिए आरएम 17.0, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए यहां पे कोड लगा दीजिएगा, कोड से क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखिए, प्राइस देखिए भी है ना, ADI आदि लाइव लगाएंगे। देखिए क्या हो गया, 18,900। जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा, जो लैंग्वेज है आपका इसको चुन लीजिएगा। यहां पे क्या लगाएंगे, आदि लाइव कोड, और आदि लाइव कोड के साथ 18,999 में कोर्स आपको मिल जाएगा। कोर्स से जुड़ा हुआ जानकारी के लिए 9289996924 पे कॉल कीजिएगा। मेंशन कर दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मेरा मेंटरशिप और मेरे गाइडेंस में आप रहेंगे। मेरे मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, हमारे सारे स्पेशल फैकल्टी जो आपको अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है वो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा मेंटरशिप आपको निःशुल्क इसमें मिलेगा। तो मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को करने के लिए नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा, ये स्टडी आईक्यू से कॉल है तो उसको मेंशन करके बोल दीजिएगा कि हमको आदि लाइव सर का ही कोड लगाना है, क्योंकि फिर आपको बाद में मत बोलेगा सर इतना सारा फैसिलिटी नहीं मिला। तो आदि लाइव कोड ही लगवाइएगा, और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत तरीके से करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।